सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। 2024 से पहले बाबूजी की पुण्यतिथि को बीजेपी ने अलीगढ़ में बड़े ही भव्य रूप में मनाया और इस मौके पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। अमित शाह और सीएम योगी ने बाबूजी के कार्यकाल को याद करते हुए उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक कालखंड बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबूजी ने जो पिछड़ों के उत्थान के लिए सपने देखे थे उसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह के त्याग की परिणति के रूप में भव्य निर्माण हो रहा है। यानी बीजेपी ने बाबूजी के सहारे पश्चिमी यूपी से 2024 के लिए हुंकार भर दी है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में गैर यादव ओबीसी सम्मेलन किया और ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की। अब सवाल है कि क्या हिंदू गौरव दिवस से बीजेपी का होगा कल्याण? क्या वोट बैंक की लड़ाई ओबीसी वोटर पर आ गई है? क्या 2024 की नैया ओबीसी पार लगाएंगे? आज इसी पर होगी महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। चौबीस का जनादेश, अलीगढ़ से विजय संदेश। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई, सब लोगों ने दबाव बनाया, गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद क्या। ये शुरुआत बाबूजी कर रहे थे। मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। अलीगढ़ में योगी शाह बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। अपने राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजनीति को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज आप सब जानते हैं जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वोट बैंक की लड़ाई ओबीसी वोटर्स पर आई। तो 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। हिंदू गौरव दिवस से बीजेपी का होगा कल्याण। अलीगढ़ से 2024 का अलग जग गया है और 80 की 80 सीटें बाबूजी को श्रद्धांजलि स्वरूप भी और राम मंदिर निर्माण के लिए भी और गरीब कल्याण के लिए भी। ओबीसी वोट के लिए एसपी को यादव से दूरी मंजूर। कि हमारे पिछड़े सब लोग साथ आ गए हैं और अल्पसंख्यक भाई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र और जिस तरीके से चुनाव आयोग पे हमला हो रहा है, भविष्य में हो सकता है कि एक परिवार के इस सदस्यों का न जाने कहां-कहां वोट कर दिया जाएगा। 2024 की नैया ओबीसी लगाएंगे पार। जो सम्मेलन कर रहे हैं वो पिछड़ों को धोखा देने के लिए, अति पिछड़ों का हक लूटने के लिए वो जुटा रहे हैं और उसका ठीक रिएक्शन होता जा रहा है। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो आज हम चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, वोट बैंक की लड़ाई क्या ओबीसी वोटर्स पर आई? एक तरफ विपक्ष का पीडीए फॉर्मूला और उसके जवाब में बीजेपी ने किस तरह आज ओबीसी वोटर्स को संदेश दिया है, ये सवाल हम पूछेंगे, इस पर होगी चर्चा। सवाल नंबर 2, हिंदू गौरव दिवस से बीजेपी का कल्याण होगा क्या? आज अलीगढ़ के मंच से 2 बड़े संदेश जो है बीजेपी ने अपने वोटर्स तक पहुंचाए, चाहे वो ओबीसी वोटर्स की बात हो या एक बार फिर से हिंदुत्व का जिक्र हुआ हो।
सवाल यह भी कि ओबीसी वोट के लिए समाजवादी पार्टी को यादव से दूरी मंजूर है क्या, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा है। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं, उर्फ राजू भैया, सांसद हैं बीजेपी के और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजवीर सिंह जी आपका न्यूज 18 पर। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट पैनल से भी तारुफ करा देती हूं। समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में, प्रोफेसर भुवन भास्कर एसपी के प्रवक्ता, उमेश यादव प्रवक्ता सुभाष पौर, राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजवीर सिंह जी, आज बाबूजी की पुण्यतिथि थी, दूसरी पुण्यतिथि बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाई है। वो कल्याण सिंह जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता है, वो कल्याण सिंह जो कि ओबीसी वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने में कामयाब हुए थे, और यही कहा जा रहा है कि आज पुण्यतिथि का मौका, बड़े बड़े दिग्गज श्रद्धांजलि देने इकट्ठा हुए और साथ ही पश्चिमी यूपी से चुनावी बिगुल की शुरुआत भी कर दी। जी क्या विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले का यह जवाब है, हिंदुत्व प्लस ओबीसी? मैडम आप मुझसे कुछ सवाल कर जी रही हैं? जी आप ही से पूछ रहे हो राजवीर जी। ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं? जी जी। देखिए मैडम, ऐसा है कि बाबूजी की आज दूसरी पुण्यतिथि थी, उसमें हिंदू गौरव दिवस के रूप में हमने इसको मनाया है। चूंकि बाबूजी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते थे, इसलिए आज उनकी इस पुण्यतिथि पर लगभग मैं समझता हूं कि लगभग 1 लाख लोगों का बाबूजी के जो समर्थक थे, चाहने वाले थे, उन्होंने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उसमें माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और स्टेट के भी, केंद्र के भी बहुत सारे मिनिस्टर्स इसमें आए थे। बिल्कुल, सब आए और सबने उनको याद किया, श्रद्धांजलि दी। साथ ही हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखा। कई लोग तो कार्यकर्ताओं की तरफ से भी बात आई और दोनों ही डिप्टी सीएम ने अलीगढ़ को हरिगढ़ कहकर पुकार दिया। अब इसके पीछे भी कोई संदेश छुपा है क्या? देखिए, हरिगढ़ का तो नाम बहुत पहले से लोग लेते हैं, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना ही चाहिए। ठीक है, आपकी यही मांग है और बार बार मंचों से जिक्र होता है, और आज दोनों डिप्टी सीएम ने भी अपने संबोधन की शुरुआत में अलीगढ़ को हरिगढ़ ही कहा। साथ ही कार्यकर्ता जो वहां पर उपस्थित थे उनका भी यही कहना था कि अब ऐसा हो ही जाना चाहिए। क्या देरी है प्रक्रिया में, या सिर्फ इसके थ्रू आप बार बार एक मैसेज पहुंचाते हैं, एक हार्ड हिंदुत्व की बात, एक हार्ड हिंदुत्व का संदेश देते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितनी गुलामी की निशानियां हैं उससे इस देश को आजाद करना है। उस जमाने में क्या क्या नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन देखिए नई लोकसभा बनी है हमारे यहाँ, आपका बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और जो लोग चाहते थे जनता के अनुरूप सरकार ने फैसले किए हैं। इसमें बीजेपी का कोई एजेंट था ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष जो है वो पीडीए फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको मिला करके अपने वोट बैंक को बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसका जवाब आज मंच से दिया गया? एक हिंदू गौरव दिवस के तौर पर आज इस दिन को मनाया गया और साथ ही उन्हीं कल्याण सिंह की बात हुई जिन्होंने ओबीसी वोटर्स को जोड़ा था। देखिए, बाबूजी ने ओबीसी वोटर के अलावा एससी के हों, चाहे जनरल लोग हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के लोग हों, बाबूजी ने इतना प्रयास किया था, सबका दिल जीता था और सबका साथ लेके चले थे। यही कारण था कि पहली बार 1991 में हमने भाजपा की सरकार बनाई और उसको और ज्यादा मेहनत करने के बाद फिर हमने 92 में इसकी 98 में सरकार बनाई। तो ये उसी का कारण था। 98 के बाद में सपा बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा जनता के पास, और विकल्प के रूप में जब हम आए, डबल इंजन की सरकार बनी हमारी केंद्र सरकार में मोदी जी की, प्रदेश सरकार में योगी जी की, और सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसको हमने जमीन पर उतार के दिखा दिया। और पहली बार इस देश में, मेरी लाइफ में कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने किसी भी नेता पे विश्वास किया है। उस नेता का नाम है माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी।
विपक्ष कहता है कि राम मंदिर जो है वो आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है और मौजूदा समय में अब ज्ञानवापी की बात की जा रही है, मथुरा की भी बात की जा रही है और राम मंदिर का वही आंदोलन जिससे कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन जुड़ा रहा। उन्होंने ही कहा था कार सेवकों पे गोलियां ना चलवाई जाएं। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को राजनीति की रोटियां सेकी थी अब तक उनकी नहीं सिक रही है। राम के मंदिर का मतलब है राष्ट्र का मंदिर बनना, और बाबूजी ने राम मंदिर की खातिर अपनी कुर्सी को छोड़ दिया और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, और किसी भी कार सेवक की जान नहीं ली। और इससे पहले मुख्यमंत्री ऐसे भी हुए थे, उन्होंने कहा था कि कबूतर भी पैर नहीं मारेगा, और उन्होंने सैकड़ों कार सेवकों गोली चलाई, उनकी जान ली। और चलिए अंत में आपसे जानना चाहेंगे, अब 2024 की जंग निकट है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर और किस तरह विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले का जवाब देगी सत्तारूढ़ पार्टी या एनडीए? देखिए मैडम, ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, हमने उसको धरातल पर उतार दिया और लोगों की लाइफ में परिवर्तन हुआ। उनकी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उतना परिवर्तन जो हो गया, तो 2024 से नहीं 2029 और बहुत आगे तक अभी बीजेपी की सरकार ही रहेगी। और जहां तक ये मामला है कि मंदिर का मुद्दा चुनाव का मुद्दा होता है, ऐसा नहीं है। राजनीति को इससे दूर रखना चाहिए और भाजपा ने हमेशा इसको दूर रखा है। बाबूजी ने यह कहा था, चलते समय मैं हॉस्पिटल में था जब एडमिट थे, उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है दो, राम के मंदिर को बनते हुए देख के जाऊं और जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी भाजपा के झंडे में जाए। तो एक तो भाजपा के झंडे में चली गई, सबने देखा। और राम का मंदिर जब स्टार्ट हुआ, जब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी सुकून से जा सकता हूं। आज इसका जिक्र मानी अमित शाह जी ने भी किया था। और यूपी में जब मानी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं जब यूपी में आया था प्रभारी बनकर जी, तो मैं तो यूपी के बारे में जानता भी नहीं था। मैं बाबूजी से मिला, 11 घंटे मीटिंग की, एक एक लोकसभा पे डिस्कस किया, एक एक विधानसभा पे डिस्कस किया। और किस तरह रणनीतिक मुद्दों पर भी जीवन के अंतिम समय तक पूरी तरह से एक्टिव रहे कल्याण सिंह। हमेशा राजनीति को लेकर, संगठन को लेकर, चुनावी रणनीतियों को लेकर उनकी सलाह मशवरे हमेशा होती रही। और निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए बेहद भावुक पल भी है राजवीर सिंह जी। बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत के लिए। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले सवाल समीर सिंह जी आपसे, वही सवाल जो मैंने राजवीर जी से अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि आज बाबूजी की पुण्यतिथि के माध्यम से पश्चिमी यूपी में क्या अपने चुनावी बिगुल की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है? ओबीसी और हिंदुत्व की बात करके एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक चला है विपक्ष के पीडीए के जवाब में। देखिए आस्था जी, पीडीए तो कहीं है नहीं, लेकिन रही बात बाबूजी कल्याण सिंह जी की, तो कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्होंने सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की नजीर पेश की थी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक पारदर्शी सरकार चलाने की नजीर पेश की थी, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों, मजलूमों, असहायों और अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया था। जिस उद्देश्य को लेके भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसको सशक्त बिल्कुल, और कल्याण सिंह जी ने लागू किया था। इन्हीं सब बातों का जिक्र आज मंच से करके ओबीसी वोटर्स तक संदेश दिया है बीजेपी ने, यही मेरा सवाल है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से आस्था जी कल्याण सिंह के जीवन को देखिए, कल्याण सिंह के राजनीतिक यात्रा को देखिए, तो एक सामान्य और गरीब परिवार में पैदा होकर कल्याण सिंह जी ने उस मुकाम को हासिल किया, उन मजलूम और पिछड़े और दलित लोगों के आशीर्वाद से, जहां जाके उत्तर प्रदेश और देश को एक दिशा दिया। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसको उन्होंने एक दिशा दिया और एक नजीर पेश किया। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए शीर्ष
नेतृत्व भी उपस्थित था, केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे, मुख्यमंत्री भी उस स्टेज पर थे। लेकिन सवाल यह है कि वहां से बड़ा संदेश क्या 2024 के लिए भी निकला? प्रोफेसर भुवन भास्कर, आपका रिएक्शन, आप लोगों का पीडीए और आज कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि के माध्यम से बीजेपी के हिंदुत्व प्लस ओबीसी का संदेश। देखिए आस्था जी, माननीय कल्याण सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो निश्चित तौर पर पहले तो मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। इसके बाद आज देश ये भी याद कर पा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको तिरस्कार किया तो कौन से राजनीतिक दल ने उनका हाथ पकड़ने का काम करा। और मुझे गर्व है हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने उनका हाथ पकड़ने का उस समय काम किया जब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय कल्याण सिंह बाबूजी का तिरस्कार करने का काम करा। और मैं इतना कहना चाहता हूं, आज जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो पीडीए प्लस इंडिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सूर्यास्त करने का काम करेगा, आज उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। ठीक है, भुवन भास्कर जी, आपका शायद लैपटॉप पर या किसी दूसरे सोर्स पर ऑडियो ऑन है जिसकी वजह से आवाज इको हो रही है। एक बार उसको आप सोर्स को बंद कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं तब तक उमेश यादव जी का रुख कर लेती हूँ, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। उमेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने आज जो है वो पिछड़ा सम्मेलन भी किया है और दूसरी तरफ आज बीजेपी ने कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि के मौके पर यह संदेश पहुंचाया है ओबीसी वोटर्स तक। आस्था जी, आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में पिछड़ों के बहुत बड़े चेहरा थे, बहुत बड़े नेता थे। और जिस परिवार से, जिस पृष्ठभूमि से उठकर उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी और श्री राम मंदिर आंदोलन को आज यहाँ तक पहुंचाया कि राम मंदिर का भव्य विशाल मंदिर बन रहा है भगवान राम का, ये आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी की दृढ़ निश्चय, उनकी अपनी आत्मशक्ति का बहुत बड़ा परिचय है। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में जुटा और सभी ने अपने संस्मरण सुनाए। और आपको ये सब सुन के लगा भी होगा कि आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी किस स्तर के, कितने दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। मेरे आसपास के कई लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे, वो अक्सर कहते हैं, अपने संस्मरण अनुभव सुनाते हैं कि बाबूजी जो एक बार जिनसे वादा कर देते थे वो निश्चय ही पूरा करते थे। उनकी इस स्वभाव की वजह से बाबूजी इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व बन पाए। निश्चय ही वो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे। और रह गई जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पीडीए को उन्होंने इस तरीके से फुल फॉर्म दिया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा उनके पास कहाँ है? पिछड़ों के आज उन्होंने यादवों को दरकिनार कर दिया। उनको लगता है कि यादव समाज उनके पीछे, उनका गुलाम है, उनके पीछे चलेगा। मैं भी उसी समाज से आता हूं, इसलिए ये आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और इसका जवाब हम भुवन भास्कर जी से लेंगे कि क्या यादवों को एक्सक्लूड करके पिछड़े वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है समाजवादी पार्टी? मतलब बिन यादव वो चलने के लिए क्या तैयार है? लेकिन उससे पहले राकेश सिंह जी, क्या 2024 की जंग में उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी बहुत निर्णायक वोटर होने जा रहे हैं? सियासत उसी के इर्द गिर्द बुनती जा रही? नहीं, देखिए, जहां तक कल्याण सिंह की बात है, कल्याण सिंह सिर्फ ओबीसी के नेता नहीं थे। आपको स्वीकार, पूरा समाज जब आपको स्वीकार करे तभी आप किसी समाज के नेता हो सकते हैं। ओबीसी निश्चय रूप से उनको अपना नायक मानता था, लेकिन पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज उनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देखता था। और पहली बार उन्होंने, जो आज एसटीएफ की कार्रवाई चल रही है, एसटीएफ का गठन सबसे पहले उन्होंने किया था। संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई जो आज चल रही है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने किया था तो कल्याण सिंह के कार्यकाल में हुआ था। तो कल्याण सिंह सिर्फ ओबीसी के नेता नहीं थे, कल्याण सिंह सभी समाज के नेता थे और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसका आज जो परिणाम आप देख रहे हैं, योगी सरकार में जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। चाहे वो ददुआ हो, चाहे वो निर्भय गुर्जर हो, एसटीएफ ने जो मार गिराए हैं, और एसटीएफ का गठन हुआ था, श्री प्रकाश शुक्ला को जब मार गिराया एसटीएफ ने, तो ये पूरी कार्रवाई, जितने अपराधी हैं अपने अपने जिले के जिला बदर हो गए थे, अपने जिले को छोड़ दिया था। और इसी के साथ एक और आस्था जी आपको बताना चाहता हूं, संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन में कोई पूरे प्रदेश में जिले जिले के कार्यकर्ताओं को जानता था, समाज पे पकड़ थी, तो वो एकमात्र कल्याण सिंह थे।
थे। इसलिए कल्याण सिंह महत्वपूर्ण है कि आज भी विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के और जो कानूनी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके आधार पर जो कार्रवाई की, इसकी नींव किसी ने रखी थी तो वो रखी थी कल्याण सिंह ने। ठीक है, लौटते हैं, एक बार फिर से रुक करेंगे यहां पर प्रोफेसर भुवन भास्कर का। प्रोफेसर भुवन, ये बताइए कि क्या यादवों को हटाकर ओबीसी वोटर मंजूर है समाजवादी पार्टी को, बिना यादव ओबीसी वोटर? आस्था जी, मेरी आवाज साफ आ रही है? पहले जी तो जी आ रही है। आस्था जी, पहले का मेरा वक्तव्य सुन नहीं पाए थे, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय कल्याण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता थे। दूसरा, मुझे गर्व होता है मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसमें माननीय जब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय कल्याण सिंह को जब अपमानित करने का काम करा तो समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको हाथ बढ़ा के हाथ देने का काम करा। और इसके साथ साथ जो आपने पूछा है, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि बिना यादवों के ओबीसी वोटर कबूल है समाजवादी पार्टी को, इस ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पर हमें कहना चाहते हैं, हमने कहा है जिसमें पिछड़ा में सब आते हैं, यादव भी आते हैं और अन्य समाज भी आता है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज मिलकर प्लस इंडिया मिलकर सूर्यास्त करने का काम करेगा एनडीए का 2024 में। यही वक्तव्य हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है और यही पार्टी की लाइन है। नहीं, आज समाजवादी पार्टी का गैर यादव सम्मेलन था, पिछड़ा सम्मेलन आप लोगों ने किया, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन आप कुछ और बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उसमें वो भी आता है। आस्था जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सम्मेलन सभी लोगों के होंगे। पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी सभी के सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं और इससे हमारे आप देख पा रहे हैं प्रशिक्षण भी चल रहा है, हम लोगों की लगातार लोक जनगणना यात्रा भी चल रही है। निश्चित तौर पे 2024 में पीडीए की। चलिए, उमेश यादव इस पर जवाब देना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ समीर सिंह जी, उमेश यादव, उसके बाद समीर जी। बोलिए उमेश यादव। देखिए प्रोफेसर साहब शायद यादवों को पिछड़ा नहीं मान रहे, और जिन यादवों ने आज पैफई परिवार को इतना बड़ा राजनीतिक परिदृश्य दिया, इतनी बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि दी, आज यादवों को दरकिनार करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यादव मेरा गुलाम है, मेरा जर खरीद गुलाम है, मेरे पीछे चलेगा, मैं भी उसी समाज से आता हूं, ये तो मेरा है ही, बाकियों को समेट ले। पहले तो आस्था जी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिछड़े में पिछड़ा उनके साथ है नहीं, और जिसको वो लाने के लिए आप सम्मेलन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हुआ पूरा देश जान रहा है। उसमें जूते चल रहे हैं, चप्पलें चल रही हैं, गालियां बकी जा रही है, जूतम पैजार हो रहे, इस तरीके के पिछड़े उन्होंने इकट्ठे कैसे किए, कहां से लाए, आप भी देख रहे थे। और दलितों के बारे में ये बताइए, दलितों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पसमानदा समाज उनके साथ नहीं है, अल्पसंख्यक में भी बंटवारा हो गया। जूते से आगे बढ़ जाइए, विषय पर रहिए। ये जो इनकी वरना हिरासत में लिया गया है वो शख्स, उससे आगे बढ़ जाइए, विषय पर रहिए, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ ये उपचुनाव की इनकी केवल बौखलाहट है। आज ये देख रहे हैं कि घोंसी में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, कभी अपने। अच्छा ठीक है, चुनावी बात है ये। समीर सिंह जी, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड है, एक बार सब लोगों की बात आ जाए। समीर सिंह जी। देखिए आस्था जी, अभी मैं सपा प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कल्याण सिंह का सम्मान किया। इन्होंने जितना अपमान किया, अखिलेश यादव ने अपमान किया, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री का उतना अपमान नहीं हुआ होगा। कल्याण सिंह की मृत्यु हुई, उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर उनकी लाश रखी थी, अखिलेश यादव श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं करने गए। राजनीति के अंदर इस प्रकार की जो व्यवहार है आज तक कहीं भी देखा नहीं गया था, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने मुंह मिट्ठू मियां बन रहे। आपको पता नहीं है, अखिलेश यादव ने एक पुष्प भी नहीं चढ़ाया कल्याण सिंह के ऊपर। ठीक है, राकेश सिंह जी, ठीक है, बात रख ली आपने, अपना फैक्ट रख दिया, अपना फैक्ट रख दिया आपने समीर सिंह जी। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, आपको रोक रही हूं, जाते जाते कमेंट राकेश सिंह जी। देखिए, कल्याण सिंह को किसी जाति या दायरे में बांधना ये उनके साथ अन्याय है। वो विचार परिवार के साथ बढ़ने वाले व्यक्ति थे, वो एक विचार के साथ
पले बढ़े व्यक्ति थे और उनका जो नेतृत्व था वो सभी समाज के साथ था और भारत के और देश के, उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। और यही नहीं, उन्होंने अपराध के खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं अपराधियों को इन्होंने बढ़ाया है और उसका जड़ से अगर समूल नाश करने की शुरुआत की थी तो कल्याण सिंह ने। बड़ी बात यह है कि आज मंच से क्या संदेश या फिर विपक्ष को जवाब दिया बीजेपी ने। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने। एक वक्त था जब कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा था। आज उनकी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। कल्याण सिंह वो नेता थे जो यूपी में ओबीसी वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने में सफल हुए थे। यूपी में करीब 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोध वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी ये वोटर्स बेहद अहम भूमिका में हैं। यानी कि ओबीसी और हिंदुत्व दोनों ही लिहाज से बीजेपी ने आज मास्टर स्ट्रोक लगाया है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि अपने इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को सीधी चुनौती दे दी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के तेवरों से साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 में से जो 8 सीटें एसपी बीएसपी गठबंधन के खाते में गई थीं, उन सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ महाबहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।